दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं रिको इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर हम मुख्य रूप से 8 से 10 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। रिको इंडस्ट्री के मालिक कौन से हैं, रिको इंडस्ट्री का टारगेट प्राइस क्या है, शेयर का टारगेट प्राइस क्या है, रिको इंडस्ट्री कब स्थापित हुई थी, रिको इंडस्ट्री के चेयरमैन को कितना अनुभव है, रिको इंडस्ट्री का प्रेजेंट टाइम में शेयर प्राइस क्या चल रहा है, भविष्य में शेयर प्राइस क्या था और उसका फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर कितने हैं, उस पर रिटेल कितने हैं, कितना उनका रेवेन्यू हो रहा है, कितना उनका नेटवर्थ हो रहा है, कितना उनका प्रॉफिट है। यानी रिको ऑटो इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे, A to Z इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो आप वीडियो को पूर्णतः वॉच करना, जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला से रिप्लाई में थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो रिको इंडस्ट्री प्रेजेंट टाइम में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अर्ध सरकारी है। रिको ऑटो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है, ये ऑटो पार्ट्स बनाती है। ऑटो पार्ट्स का मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रेजेंट टाइम में है, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है या टाटा मोटर्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके जो कंपनियां जो गाड़ियां बनती हैं, इनके छोटे छोटे पार्ट कुछ इसमें लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं। वो इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है और उनको सप्लाई करती है और उनसे उसके बदले में पैसा भी लेती है। इनका बिजनेस मॉडल B2B B2C कम बिजनेस मॉडल है और जिसपे ये काम कर रहे हैं। ये प्रेजेंट टाइम में एल्युमिनियम व लोहे के घटक का उपयोग करते हैं। इंजन, ट्रांसमिशन व ब्रेकिंग सिस्टम को ये बनाते हैं और जिसके द्वारा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। एल्युमिनियम तथा लोहे का काम दोनों कंपाउंड करके करते हैं, क्योंकि इंजन में आपको पता होगा एल्युमिनियम लगता है और बाकी अलग जो पार्ट्स बनते हैं उसमें लोहा लगता है। तो जो ये क्या करते हैं, एल्युमिनियम और लोहे के घटक जैसे लोहे के उपकरण को बनाते हैं और ये ज़्यादातर इंजन, ट्रांसमिशन व ब्रेकिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम को ही लॉन्च करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में इनका काम चल रहा है। इन्होंने रेलवे में भी प्रवेश करने के बारे में सोचा है और प्रवेश इन्होंने कर लिया है। बहुत जल्द ही ये वहाँ पर काम स्टार्ट कर देंगे। तो रिको ऑटो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1983 में हुई थी। इनके जो चेयरमैन हैं या इनके जो मालिक कहा जाए हैं वो प्रेजेंट टाइम में अरविंद कपूर जी हैं और इनकी जो सेक्रेटरी है वो ऋचा गुप्ता हैं। अरविंद कपूर जी को 45 वर्षों का एक जबरदस्त अनुभव है। 2011-12 में कार्यालय के लिए ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद कपूर जी, जिनकी प्रेजेंट टाइम में कंपनी है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि ये बहुत ही बेहद अनुभवी इंसान है। अगर आप किसी भी कंपनी में ऐसी जगह पे पैसा लगाते हो जिसका ऑनर कई सारे कंपनियों में काम कर चुका हो और उसको अनुभव होता है, तो हमें आशा होती है कि हमारा पैसा सही जगह पर जा रहा है। श्री अरविंद कपूर जी का एजुकेशन सिस्टम जो था वो सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और अमेरिका के पूर्व कॉलेज, आपने नाम सुना होगा हार्वर्ड, जो बिजनेस के लेसन्स पढ़ाता है, उसके ये छात्र रह चुके हैं। यानी कि इन्होंने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की है और वहाँ पर जो है ये जो स्टूडेंट रह चुके हैं, उसके छात्र रह चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर पैटर्न्स के बारे में। यानी कि प्रेजेंट टाइम में इनका शेयर का रेट क्या है, इनका आज का रेट क्या है, इनका हफ्ते का रेट क्या है, इनका महीने का रेट क्या है, इनका साल का रेट क्या है और इनका 5 सालों का रेट क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताएंगे कि इन्होंने कितना कितना परसेंट किस किस साल में इन्होंने रिटर्न दिया है, किस साल में इनको घाटा हुआ है। ठीक है, तो आज का इनका जो इनका रेट है वो 91.76 रुपीज़ है ना। और इन्होंने जो आज की डेट में रिटर्न दिया है वो 14.90 का इन्होंने रिटर्न दिया है। अब हफ्ते की अगर बात कर लें तो एक हफ्तों में इन्होंने 31.91% का रिटर्न दिया है और वही एक मंथ की बात करें तो 16.64% का इन्होंने रिटर्न दिया है। और अगर एक साल की बात करें तो कुछ इन्वेस्टर को इन्होंने निराश भी किया है, तो एक सालों में इन्होंने 23.41% का इनको घाटा हुआ है।
तथा नेक्स्ट 5 ईयर्स में इनको जो है 197.44% का इन्होंने जो है प्रॉफिट कमाया है 5 सालों में, लगभग 200% का। कि अगर आप 1000 शेयर 5 साल पहले 30 रुपये 15 पैसे के भाव से आप खरीदते तो आपके होते 30,150 रुपये, और वही अगर आज की डेट में आप वही 1000 शेयर सेल करते तो आपके 91.76 के भाव से 91,760 रुपये होते। अगर उसमें से हम 30,150 रुपये कम कर दें तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बचता है 61,110 रुपये। यानी कि 5 सालों में शेयर मार्केट में अगर आप 30,000 लगा देते तो यानी कि आपको 2 गुना फायदा हो जाता, 60,000 रुपये का फायदा हो जाता है। शेयर मार्केट एक रिस्क के अधीन है, तो इसमें सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करो। आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये रिस्क के अधीन है, इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आपका लॉस होता है प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपका सही कंपनी में सही ढंग से पैसा लग गया तो आप बहुत जल्द ही करोड़पति बन सकते हो। बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट ने करोड़पति बनाया है और बहुत सारे लोगों को रोडपति भी बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा डूब गया, लेकिन पैसा उन्हीं का डूबता है जो जल्दबाजी के चक्कर में रहते हैं और ये नहीं सोचते कि कंपनी का आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या आने वाले टाइम में इस कंपनी की जरूरत है। और जैसे अगर हम बात करें रिको ऑटो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, तो ये ऑटो पार्ट्स बनाती, छोटे छोटे पार्ट्स बनाती। तो जब तक बड़ी बड़ी कंपनियां रहेंगी, गाड़ियां बनाती रहेंगी, तब तक ये छोटे छोटे पार्ट्स बनाते रहेंगे। और भी अगर कोई नई कंपनी आएगी तो उनसे टाई अप करेंगे, उनके लिए पार्ट बनाएंगे। अगर कोई बड़ी कंपनी बंद भी हो जाती है ना, तो ये चीज होता है। तो अगर आप सही ढंग से इन्वेस्ट करोगे तो आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसा लगाना होगा और आपको पैसा वहां से मिलता रहेगा, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट बहुत जबरदस्त रहा, मतलब 5 सालों का। और अगर 52 वीकों का लोएस्ट सबसे प्राइस कितना रहा, यानी 52 साप्ताहिक 52 वीक का लोएस्ट प्राइस रहा 54 और हाईएस्ट रहा 127 रुपये। यानी हाईएस्ट रिटर्न, हाईएस्ट सबसे ज्यादा प्राइस उछाल लेने वाला जो है 127 रुपये था और लोएस्ट जो था इनका 54 रुपये था, इनका 52 वीक का। ठीक है, अब बात कर देते हैं कुछ इनके फंडामेंटल्स के बारे में। यानी जो कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हो, क्या आपको पता है कि उसकी मार्केट कैप कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मार्केट कैप है 1246 करोड़ रुपए, 12,046 करोड़ रुपए इनकी मार्केट कैप है। अब बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी के बारे में, यानी कर्जा। जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो कंपनी पैसे में डूबी हुई हो, कर्जे में डूबी हुई हो, निकल नहीं रही हो। तो यहाँ पर इनके ऊपर जो कर्जा है वो 0.96% का है। देखिए, अगर 1% 0.1 यानी डेब्ट टू इक्विटी अगर आप किसी जगह पे चेक करते हैं वहां पर 0.1 प्लस है, तो वहां पर जो है आपके लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। लेकिन वहां पर भी कई जगहों पे निगेटिव नहीं लिया जाता, क्योंकि बैंक अगर किसी को लोन देगी तो इसलिए नहीं देगी कि हमारा पैसा डूब जाए। तो इनका 1% से कम भी है, 0.196% है डेब्ट टू इक्विटी, यानी कर्जा कंपनी के ऊपर। अब बात कर लेते हैं बुक वैल्यू के बारे में। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि जैसे कंपनी का प्रेजेंट टाइम में शेयर 9 यानी कि 91.76 रुपीज चल रहा है। अगर बाय द वे कंपनी को डिफॉल्टर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है कंपनी के ऊपर, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? तो इनका बुक वैल्यू 53.95 रुपीज है, यानी कि आपको बुक वैल्यू 53 रुपये 95 पैसे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज और भी है, ये छोटी कंपनी है, शेयर भी इसका सस्ता है। और यहाँ पर एक चीज अच्छी बात है कि डिविडेंड भी दे रही है। डिविडेंड 0.65% का इन्होंने डिविडेंड दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। ईपीएस की अगर बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो इन्होंने 2.36% का इन्होंने ईपीएस दिया है, अर्निंग पर शेयर, यानी शेयर पर कमाई कितनी करके दिया है इन्होंने, तो 2.36 रुपीज की इन्होंने कमाई करके दी है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ से 20 से लेकर के 24 तक होगा और रेवेन्यू, नेटवर्थ, प्रॉफिट, तीनों चीजें हम गाइड करेंगे। बेहतर तो यही होता है कि तीनों चीजें बढ़ते क्रम में हो, तभी हम उस कंपनी में पैसा लगाएं। लेकिन अगर बढ़ते क्रम में नहीं है तो आप जिस सन में उनका रेवेन्यू या प्रॉफिट या नेटवर्थ डाउन हुआ है, उस सन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि आखिर किस लिए डाउन हुआ था। तो रेवेन्यू 2020 की अगर बात करें तो इनकी 2020 में इनका रेवेन्यू
1424 करोड़ था और 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 1488 करोड़ हुआ। 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 1879 करोड़ हो गया और 2023 में इनका रेवेन्यू बढ़ करके 2322 करोड़ हो गया और 2024 में इनका रेवेन्यू थोड़ा घट गया, 2174 करोड़ हुआ। लेकिन फिलहाल 23 के मुकाबले 24 में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाई, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्थ की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में इनकी, तो इनका नेटवर्थ 2020 में 624 करोड़ था और फिर 2021 में इनका नेटवर्थ डाउन हुआ, 609 करोड़ हो गया। फिर 2022 में इनका नेटवर्थ 634 करोड़ हुआ, 2023 में इनका नेटवर्थ 692 करोड़ हो गया। यानी कि तीनों साइड्स का रिकॉर्ड टूटा, 2022, 2021 और 2020 का रिकॉर्ड टूटा और उन्होंने क्या किया, 634 करोड़ का इजाफा कर लिया। 2023 में इनका 692 करोड़ हो गया और लंबे से इन्होंने क्या किया, नेटवर्थ इनका बढ़ा और फिर 2024 में इनका 723 करोड़ हो गया, यानी कि नेटवर्थ इनका बढ़ा। प्रॉफिट की अगर बात करें तो इनको 2020 में 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 2021 में इनका नुकसान हो गया था 14 करोड़ रुपए का, माइनस में चले गए थे और 2022 में इन्होंने 24 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 2023 में इन्होंने 51 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 2024 में इन्होंने 39 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब एक चीज यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो है इनका प्रेजेंट टाइम में जो रेवेन्यू था 2174 था और 2023 में 2352 इनका रेवेन्यू था, लेकिन नेटवर्थ इनका 692 करोड़ था और 2024 में 723 करोड़ था, लेकिन इन्होंने 2023 में 51 करोड़ रुपए कमाए और 2024 में इन्होंने 39 करोड़ रुपए कमाए। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया हो सकता है कंपनी मेंटेनेंस पे खर्चा कर ली हो, इस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट माइनस प्लस हो सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शेयर होल्डिंग पैटर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो 50% प्लस में होने चाहिए, तो ये प्रमोटर इनके पास प्रेजेंट टाइम में 50.34% है ना। प्रमोटर जो कंपनी के मालिक होते हैं, मैं वीडियो में बता देता हूँ आपको। रिटेलर जो इनके हैं वो रिटेलर इनके 48.38% है, यानी 38% है, 48.38% इनके जो है रिटेलर है। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 1.35% इनके फॉरेंसिक यानी विदेशी इन्वेस्टर हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर की संख्या माइनस प्लस होती रहती है। जैसे सितंबर की बात करें तो सितंबर में इनके जो है फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन जो थे विदेशी इन्वेस्टर वो 1.49% थे। फिर दिसंबर 2024 में 1.62% थे। मार्च 2025 में 1.57% हो गए और इस टाइम अभी प्रेजेंट टाइम में 1.35% इनके जो है विदेशी इन्वेस्टर हैं। क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर इसलिए आते हैं बहुत तगड़ा पैसा कमाने के लिए आते हैं। वो अगर देखते हैं कि धीरे धीरे कंपनी बढ़ रही तो भाग जाएंगे, वो ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पर वो लगाने के बाद बहुत हाई रिटर्न ले पाए। तो ये भी हो सकता है कि 30 रुपए का इनका जो शेयर था वो इस समय रिटर्न ले करके निकले हो, यानी कि जब रेट बढ़ा हो, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना निकले हो। जैसे 27 रुपए का रेट पहुंचा था तो इन्होंने क्या किया होगा, हो सकता है फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन विदेशी इन्वेस्टर अपना सामान बेच करके निकल लिए होंगे, ये चीज भी हो सकती है। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव और हरियाणा में है। पिछले तिमाही में इन्होंने 16.33 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। जल्द ही रेलवे सेक्टर में ये प्रवेश करने वाले हैं और प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर अपना पैर जमाने वाले हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजें अगर आपने देखी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको यहाँ पर शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो देते रहेंगे। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।